हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। और आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारा क्वेश्चन होगा गवर्नमेंट बुक से। तो गवर्नमेंट बुक में पेज नंबर 161 पे आ जाइए। 161 या फिर 162 पे होगा। आई होप आप लोगों के पास गवर्नमेंट बुक होगा, तो हम लोग उसमें से रेफर करने वाले हैं। ठीक है, लेट स्टार्ट। ओके, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के सम को सॉल्व करने से पहले या क्वेश्चन को रीड करने के पहले आप लोग को वापस एक बार याद दिला देता हूँ कि एडमिशन ऑफ पार्टनर की सम को सॉल्व करना है तो टोटल आपको 5 घर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला घर होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। बट रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जो मैंने पहला सम सॉल्व किया था तो उसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट करके मैंने लेजर अकाउंट बनाया था। अब ये वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करके सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा होगा बैलेंस शीट स्टेटमेंट, चौथा होगा कैश बैंक और पांचवा होगा गुडविल। तो टोटल अपन को 5 घर बनाना है। और ये 5 घर बनाने के बाद हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर की सम को सॉल्व करने के लिए जनरली 3 ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। एक होता है फर्स्ट वाला, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल और तीसरा बैलेंस शीट स्टेटमेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल के बारे में या फिर गुडविल के बारे में अगर कुछ भी लिख के दिया होगा तो फिर उस वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कैश बैंक का और गुडविल का अलग से घर बनाना पड़ेगा। तो लेकिन ज़्यादातर 90 मतलब मोर देन 90% चांसेस यही है कि आपको हमेशा कैपिटल और गुडविल के बारे में लिख के दिया रहेगा। इसलिए फिर आपको ये 2 एक्स्ट्रा घर बनाना पड़ेगा। आप लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा प्रो बन जाओगे तभी आप लोग कर पाओगे। तो बेसिक लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, 5 घर बना के हम लोग सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, फिर एक एक करके आपको समझाता हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 161 पे लिख के दिया है। ये लिखा है कि एमएलएनडू एंड समीर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस के अंदर 2 पार्टनर है। पहले पार्टनर का नाम है एमएलएनडू और दूसरे का नाम है समीर। दोनों ने डिसाइड किया कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा उसको 3:2 के हिसाब से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे। ठीक है, एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वॉज अंडर। और हमें उनका बैलेंस शीट भी लिख के दिए, लाइबिलिटीज लिख के दिए, अमाउंट लिख के दिए, असेट लिख के दिए, अमाउंट लिख के दिए। तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट साइड और असेट्स का मतलब होता है डेबिट साइड। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। तो जब भी कोई भी अगर आपको पूछेगा कि लाइबिलिटी का मतलब कौन सा साइड होता है, तो आपको याद रखना है कि लाइबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट साइड और असेट्स का मतलब होता है डेबिट साइड। तो मैं यहाँ पे ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग किसी चीज़ को अगर पोस्ट करेंगे, किसी आइटम को यहाँ से वहाँ पोस्ट करेंगे, तो उस वाले केस में ये आपको हेल्प होगा। इसलिए आप लोग हमेशा याद रखो, लायबिलिटी मीन्स क्रेडिट और असेट्स मीन्स डेबिट होता है। अब लायबिलिटी क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि हमने किसी से पैसा उधार पे लिए, इसलिए वो क्रेडिट होगा ना। मतलब क्रेडिट का मतलब ये है कि मैं किसी से पैसा उधार पे ले रहा हूँ, तो उसका पैसा मुझे आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए लायबिलिटीज होगी। इसीलिए लायबिलिटीज पहले आता है, मतलब वो क्रेडिट साइड होता है, फिर उसी का अपोजिट असेट्स होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो लायबिलिटीज में सबसे पहला हम लोग को लिख के दिया संडी क्रेडिटर। तो जरा चेक करो कि मैंने कोई संडी क्रिएटर नाम का कोई घर बनाया है क्या। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं पे भी संडी क्रिएटर नाम का कोई घर नजर नहीं आता रहे। तो आपको क्या याद रखना है कि जिसका घर आपने बनाया है उसका पैसा उसके घर में लिखना है, और जिसका घर आपने नहीं बनाया है उसका पैसा उसी के घर में लिखना है। सर ये आपने क्या बोला, कुछ समझ में नहीं। ठीक है, आपको वापस एक बार बता रहा हूँ। देखो, संडी क्रिएटर हमने लिख के दिया। संडी क्रिएटर जरा चेक करो, कहीं पे भी मैंने कोई संडी क्रिएटर नाम का कोई घर बनाया क्या। घर का मतलब होता है कि मैंने लेजर अकाउंट बनाया है क्या, नहीं। तो आप लोग ये देखो कि आपको संडी क्रिएटर कौन से साइड में लिख के दिया। तो अगर आप लोग देखेंगे तो संडी क्रिएटर आपको लाइबिलिटी साइड में नजर आता रहेगा, बराबर। तो लाइबिलिटीज में लिख के दिया है, इसलिए उसका घर है ही नहीं, तो वो जिस घर में फिर उसको उसी घर में रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए फिर संडी क्रिएटर कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। इसलिए मैंने बोला जिसका घर बनाया है उसका पैसा आपको उसके घर में लिखना है, और जिसका घर आपने नहीं बनाया है तो जो चीज जहां पर है उसको वहीं पर आपको रिकॉर्ड करना है। बस ये चीज अगर माइंड में सेट हो गया ना, तो आने वाले जितने भी टॉपिक रहेंगे उसमें आपको हेल्प हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिख के दिए एमएल इंटू कैपिटल, फिर हमें लिख के दिया समीर कैपिटल। तो एमएल इंटू कैपिटल लिख के दिए 60,000, समीर कैपिटल लिख के दिए 40,000। तो जरा चेक करो कि एमएल इंटू और समीर बिजनेस के कौन है। तो अगर हम लोग को समझ में आता है कि एमएल इंटू और समीर बिजनेस के पार्टनर है, तो इसका मतलब इनका जो हिसाब किताब होगा, इनको इस ट्रांजेक्शन को अपन को कहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इस डेटा को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कि पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा उनको सबको अपन पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए एमएलएनडू का कैपिटल और समीर का कैपिटल इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम हमें लिख के दिया जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व कहाँ पे जाए, अब जरा चेक करो कि जनरल रिजर्व नाम का कोई मैंने घर बनाया है क्या। ये भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। तो मैंने जनरल रिजर्व नाम का कोई घर नहीं बनाया, बराबर। तो जनरल रिजर्व नाम का अगर मैंने घर नहीं बनाया तो फिर इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करें। तो सर आपने वही बोला ना कि जिसका घर आपने नहीं बनाया है तो वो आपको जहां पर लिख के दिया है आपको उसको वहीं पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल रिजर्व मुझे लाइब्रेरीज में लिख के दिए है, इसलिए लाइब्रेरीज में आएगा। ऐसा सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन जनरल रिजर्व क्या होता है पहले वो समझ लो, फिर उसके हिसाब से फिर आपको जॉब मिल जाएगा कि एक्चुअल कहाँ पे रिकॉर्ड। तो पहले आपको मैं समझाता हूँ जनरल रिजर्व होता क्या। तो जनरल रिजर्व का मतलब बेसिकली आप ऐसा समझो कि पार्टनर को हर साल जो भी प्रॉफिट होता है, पार्टनर्स को हर साल जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा साइड में निकाल के रखते हैं। तो जो प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा साइड में निकाल के रखते हैं ना, उसी को बोलते हैं रिजर्व। अब उस रिजर्व को कोई भी नाम से पुकारा जा सकता है। तो ये जो रिजर्व में रखा हुआ पैसा है वो किसका होगा, ऑफकोर्स पार्टनर्स का होगा। मतलब पार्टनर्स को हर साल जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा वो लोग साइड में निकाल के रखते हैं कि फ्यूचर में जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो इस पैसे को यूज कर लेंगे। इसलिए साइड में रखा हुआ जो पैसा रहेगा वो किसका होगा, पार्टनर्स का होगा। इसलिए जनरल रिजर्व का जो पैसा है ना वो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा मालूम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये पैसा किसका है, पार्टनर्स का। तो इसी तरह आपको कुछ अलग अलग नाम लिख के दिया रहेगा, तो मैं तीनों नाम आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से नाम। तो जब भी ये नाम आपको नजर आएगा तो हमेशा आपको इसको लिंक करना है कि आपको उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, पार्टनर्स कैपिटल में। तो सबसे पहला नाम है जो अभी आपको लिख के दिया है जनरल रिजर्व, फिर दूसरा नाम होगा रिजर्व फंड, फिर तीसरा नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तीन नाम आपको याद रखना, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके ऊपर किसका राइट होगा, पार्टनर्स का होगा। इसलिए इनका पैसा हमेशा कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो इसीलिए ये तीनों आइटम को आप लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो इस तरह हमने अपनी लाइबिलिटीज को पोस्ट कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने असेट्स को पोस्ट करेंगे। अब देखते हैं असेट्स में हमें क्या क्या लिख के दिए। तो असेट्स में सबसे पहला हम लोग को लिख के दिया कैश एट बैंक। तो जरा चेक करो कि मैंने कोई कैश का घर बनाया है क्या, कैश बैंक अकाउंट करके कोई घर बनाया है क्या। हाँ बनाया है, इसलिए उसका पैसा उसके घर में जाएगा, ना कि वो असेट्स में जाएगा। भले आपको लिख के दिया असेट्स में, लेकिन आपने उसका घर बनाया है, इसलिए उसका पैसा किस में जाएगा, उसके घर में जाएगा। इसलिए उसको कैश बैंक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये सन्डी डेटर। तो जरा चेक करो कि मैंने कोई सन्डी डेटर नाम का कोई घर बनाया है क्या। अगर ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो आपको कहीं पे भी सन्डी डेटर नाम का कोई घर नजर आता नहीं होगा। तो सन्डी डेटर आपको जहां पर लिख के दिया है आपको उसको वहीं पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सन्डी डेटर आपको कहाँ पे लिख के दिए, असेट साइड में लिख के दिए, इसलिए वो कहाँ पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिख के दिया लैंड एंड बिल्डिंग। तो जरा चेक करो कि लैंड एंड बिल्डिंग का भी कोई मैंने घर बनाया है क्या, ध्यान से नहीं। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपको जहां पे लिख के दिया उसको वहीं पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा, असेट्स में। फिर उसी तरह स्टॉक असेट्स में, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स में, फर्नीचर एंड फिक्सचर असेट्स में। तो ये इनका हमने घर नहीं बनाया, तो ये अब हम लोग को जहाँ पे लिख के दिया उसको वहीं पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने अपने बैलेंस शीट को पोस्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, एडजस्टमेंट पे आते हैं। मतलब हमें जो बैलेंस शीट के नीचे जो डेटा लिख के थे उसको रीड करते हैं। तो लिखा कि ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट द परेश इनटू पार्टनरशिप। तो 1 अप्रैल 2017 को उन लोगों ने परेश नाम का जो नया पार्टनर है बिजनेस में उसको एडमिट किया। बिजनेस के अंदर एडमिट क्या मतलब है, बिजनेस के अंदर लेके आ रहे हैं। एंड दी टर्म बीइंग दैट, और हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिख के थे उसके आने से क्या क्या होगा।
तो सबसे पहला हमें एडजस्टमेंट लिख के दिया है कि ही शाल पे ₹16,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। तो ही का मतलब होता है परिश के बारे में लिख के दिया है कि परिश नाम का जो पार्टनर है वो बिजनेस में 16,000 का गुडविल लेके आ रहा है, 16,000 का, ठीक है। फिर आगे लिख के दिए कि 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शाल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। और गुडविल का जो 50% अमाउंट है, तो गुडविल का 50% कितना होगा, 8,000, क्योंकि 16,000 है। अगर मैं 16,000 का 50% करता हूँ, 50% मतलब आधा करता हूँ, तो 8,000 होगा। तो इसका मतलब 8,000 के बारे में लिख के दिए है कि 8,000 अमाउंट ऑफ गुडविल शाल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो पार्टनर्स लोग 8,000 का गुडविल विड्रॉ करके लेके जाते हैं। तो ऐसे सिनारियो में आपको क्या याद रखना है, वो एंट्री याद रखनी है जो मैंने आपको पास्ट वाले लेक्चर में लिख के दिया था। टोटल कुछ 7 एंट्री थी, वो 7 में से कोई एंट्री आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी एंट्री आएगी मैं आपको बता दूं। तो उसने 16,000 का गुडविल आया, जो लिखा ना, ही शाल पे ₹16,000 एज शेयर ऑफ गुडविल, बस फुल स्टॉप। तो यहाँ पे आपका पहला ट्रांजेक्शन होता है, मतलब नया पार्टनर बिजनेस में 16,000 का गुडविल लेके आ रहा है, इसलिए गुडविल वाली आपको एंट्री पास करनी है। फिर उसमें से 50% उसने विड्रॉ किया, तो फिर आपको विड्रॉन वाली एंट्री पास करनी है। तो ये वाले पहले एडजस्टमेंट के लिए आपको जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उसके ऊपर J.E करके लिख दो। जे का मतलब होता है जनरल, ई का मतलब होता है एंट्री। तो अपन को इस ट्रांजेक्शन के लिए जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें सेकेंड एडजस्टमेंट लिख के दिया है कि ही शाल हैव टू ब्रिंग ₹20,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। ही का मतलब होता है परिश के बारे में लिख के दिया कि परिश नाम का जो नया पार्टनर है वो बिजनेस में ₹20,000 का कैपिटल लेके आ रहा है, और फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 शेयर दिया है। तो जस्ट इंफॉर्मेशन है, आप ज़्यादा दिमाग लगा के 20,000 इंटू 1/4 करके उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना। वो जस्ट लिख के दिया अपन को, इंफॉर्मेशन बताया गया है कि बिजनेस के अंदर जो नया पार्टनर आ रहा है वो 20,000 का कैपिटल आ रहा है, और कैपिटल इतना क्यों ला रहा है, क्योंकि उसको फ्यूचर में 1/4 शेयर चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन को कैपिटल वाली एंट्री पास करनी है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में टोटल 7 से 8 एंट्री, वो अगर आप लोग लर्न कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे अभी तो अपने पास मैं सम कर रहा था यहाँ पे, जब एंट्री लिखूंगा तभी आपको मैं वहाँ पे समझा दूंगा, या लिख के बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझना है तो फिर वही पास लेक्चर में जाके आपको देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट जनरलिस्ट करके पूरा उसका अलग से एक वीडियो बनाया, वो चेकआउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो हमें एडजस्टमेंट लिख के दिए है, उसके लिए हम लोग को जर्नलिटी पास करनी पड़ेगी। थर्ड वाला लिख के दिए, फॉर द पर्पज ऑफ परिश एडमिशन इट वाज अग्री दैट द असेट्स वुड बी रीवैल्यूड एज फॉलोज। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एडमिशन जो हो रहा है परेश का, तो उस वाले केस में असेट्स का वैल्यू जो है वो रीवैल्यू हो रहा है। रीवैल्यू का मतलब होता है कि वैल्यू या तो ज़्यादा हो सकता है या तो वैल्यू कम हो सकता है, तो उसके बारे में अपन को लिख के दिया, ठीक है। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगा के अंडू गुंडू मत कर देना, या कोई इंटरव्यू इंटरव्यू पास मत कर देना। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ उसके बारे में हमें ABCD में लिख के दिया, तो वो उसके ऊपर अपन को काम करना, ठीक है। चलिए, तो पहला एडजस्टमेंट हमें क्या लिख के दिया है कि लैंड इन बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹60,000। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमारी लैंड इन बिल्डिंग का वैल्यू 60,000 हो गया है, ओके। तो पहले कितना था, तो अगर आप लोग चेक करेंगे क्वेश्चन में, तो पहले आपको नजर आ रहा है 50,000, ओके। पहले 50 था, अब 60 हो गया, तो वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो जब किसी एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है, जब किसी एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन, और जब किसी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब उसमें प्लस माइनस, मतलब जब भी एप्रिसिएशन होगा तो आपको प्लस करना है, और जब भी डेप्रिसिएशन होगा तो आपको माइनस करना है। तो उन लोगों ने बोला है कि लैंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है, इसलिए इसमें कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, टेक्स्ट बुक में लैंड बिल्डिंग के सामने डॉट मार लो, मतलब जो ट्रांजेक्शन आपको लिख के दिया लैंड बिल्डिंग, उस पर ऐसा डॉट मार लो बस। तो डॉट मारने का हमारा पर्पस क्या है, या तो उसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा या तो उसमें कुछ प्लस करना पड़ेगा, बस इसको फॉलो करो, ठीक है। फिर उसके बाद हमें प्लांट एंड मशीनरी लिख के दे, वैल्यूड एट ₹16,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू भी 16,000 हो गया। तो जब मैं सम सॉल्व करूंगा तभी आपको समझाता हूँ, फिलहाल अभी आप उसके ऊपर वापस डॉट मार के लो। डॉट मारने का हमारा पर्पस क्या है, या तो इसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा या तो कुछ प्लस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्टॉक वैल्यूड एट ₹20,000, तो स्टॉक का वैल्यू 20,000 हो गया, इसलिए स्टॉक के ऊपर डॉट डॉट मार लो। फिर फर्नीचर फिक्सचर
का वैल्यू 4000 हो गया तो उसके ऊपर डॉट मार लो। फिर प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर वुड बी मेड फॉर अ डाउटफुल डेट्स, तो डेटर के ऊपर डॉट मार लो, संडे डेटर के ऊपर। तो टोटल 4 एडजस्टमेंट हमें लिख के दिया है, तो सब जिसके जिसके बारे में लिख के दिया वहां पे जाके डॉट मार। ठीक है, अब नीचे इंपॉर्टेंट लिख के दे, क्या लिख के दे देखो। तो बोला है पास द जर्नल नेसेसरी जर्नलिटीज इन द बुक्स ऑफ द न्यू फॉर्म। तो न्यू फॉर्म में हम लोग को जर्नलिटी पास करने पड़े, ये लीजर अकाउंट बनाने नहीं बोला, न्यू जर्नलिटी अपन को पास करने के लिए बोला। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको याद रखना है कि बोर्ड एग्जाम में एडमिशन ऑफ पार्टनर की एंट्री आती नहीं है। ज़्यादा 99.9999% हमेशा आपको लेजर अकाउंट ही पूछा जाएगा, इसलिए ज़्यादा हम लोग लेजर अकाउंट का प्रैक्टिस करेंगे। आखिर के जो एक दो सम रहेंगे उसमें एक सम में मैं आपको क्या करूंगा, जर्नलिटी के वे में आपको करके समझा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको अगर लेजर अकाउंट के वे में अगर करने आ रहा है तो आप इजीली जर्नलिटी भी कर सकते हो। ठीक है तो मांगता है तो ये अभी इसका लेजर फॉर्म कर लेंगे, फिर बाद में मैं इसी सम का आपको जर्नलिटी भी करके बता दूंगा बाद में। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमें लाइब्रेरी से स्टार्ट करनी है, तो पहले जो लिखा है उसको मिटा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला हमें लिख के दिया लाइब्रेरीज में संडी क्रेडिटर। तो संडी क्रेडिटर कहाँ पे जाएगा, लाइब्रेरीज में जाएगा। बट लाइब्रेरी में ऐसा रूल है कि पहले आपको क्या लिखना है, कैपिटल अकाउंट लिखना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और उनका नाम लिख के छोड़ देना, मतलब पहला प्रायोरिटी इनको देने, पार्टनर्स के कैपिटल को। तो पहला आएगा एम एल एंडू, फिर आएगा समीर, फिर आएगा परेश। बस इनका नाम लिख के छोड़ देना, जब अकाउंट टैली करेंगे तब वहां पे इनका वैल्यू फिट कर ले। अब उसके बाद यहाँ पे मैं इसके नीचे लिख दूंगा संडी क्रेडिटर, संडी क्रेडिटर्स। तो संडी क्रेडिटर का वैल्यू कितना हमें लिख के दे, जरा देखिए क्वेश्चन के अंदर। तो संडी क्रेडिटर का वैल्यू हम लोग को 10,000 लिख के दिए, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा 10,000। तो यहाँ पे मैं 10,000, और मैंने इसको आउटर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि संडे डेटर के ऊपर किसी भी टाइप का नीचे एडजस्टमेंट नहीं लिख के दिया। एडजस्टमेंट बोलो या हमने इसके ऊपर डॉट नहीं मारा, तो जिसके ऊपर आपने डॉट मारा रहेगा उसको हमेशा इनर कॉलम में लिखना है, और आपको एक से दो जगह छोड़ना। और जिसके ऊपर आपने डॉट नहीं मारा होगा आपको उसको हमेशा 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 आउटर वाले कॉलम में रिकॉर्ड करना है। इसलिए इसका वैल्यू कहाँ पे जाएगा, आउटर वाले कॉलम में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें लिख के दिया है एम एल एंडू का कैपिटल लिख के दिया है, और समीर का कैपिटल लिख के दिया है। तो ये दोनों बिजनेस के कौन है, पार्टनर है, इसलिए इनका इंफॉर्मेशन कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, पार्टनर्स कैपिटल। बट सवाल ये उठता है कि वो कौन से साइड में रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। तो देखो, तो जनरली हमारा दिमाग क्या बोलेगा, देखो ये हमने बैलेंस शीट बनाया, ये लायबिलिटी और ये मेरा असेट्स है, तो लायबिलिटी इस तरफ लिख के दिया ना, तो पैसा भी फिर इस तरफ आएगा, हमारा दिमाग ऐसा बोलेगा। बट आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो ये नोट आपको याद रखना है। तो लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। तो लायबिलिटीज में जो भी आइटम आपको लिख के दिया रहेगा ना, वो हमेशा 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 वो किसी न किसी अकाउंट के क्रेडिट में ही जाएगा, ना कि डेबिट में। तो आपको हमेशा उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। इसलिए मैं क्या करूँगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाऊँगा, और जब भी हम लोग उनके अकाउंट में जाएंगे तो हमेशा स्वागत किससे करेंगे मालूम है, बीडी से करेंगे। ये वाली बीडी नहीं है, बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस। मतलब जब भी हम लोग किसी अकाउंट में जाएंगे और उनका बैलेंस लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा वेलकम किससे करना है, बीडी से करना है। तो अगर क्रेडिट में रहेगा तो बाय लिखेंगे, अगर डेबिट में रहेगा तो टू से स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो एमएलएनडू का कैपिटल कितना लिख के दिया है, 60,000, तो यहाँ पे 60,000 लिख दूंगा, और यहाँ पे 40,000, और इसका कुछ नहीं तो यहाँ पे डैश कर दिया। ठीक है, हमेशा ऑलवेज जब भी आपको पार्टनर्स कैपिटल का वैल्यू रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में जाओ और लिखो बाय बाय बैलेंस बीडी करके, उनका जो वैल्यू रहेगा वो लिख देना बस। ठीक है, फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिख के दिया। फिर नेक्स्ट हमें लिख के दिया है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितना लिख के दे, 20,000। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि रिजर्व में रखा हुआ पैसा किसका होता है,
पार्टनर्स का होता है, इसलिए उसका पैसा कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। ये तो बात सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो जस्ट आपको ये याद रखना है कि लायबिलिटी में जो भी लिख के दिया रहेगा वो हमेशा कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, और असेट्स में जो भी लिख के दिया रहेगा वो हमेशा डेबिट साइड में जाएगा। तो लायबिलिटी वाला क्रेडिट में जाएगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और वैल्यू कितना लिख के थे, 20,000। तो सब में 20,000 20,000 20,000 नहीं लिखना है, तो फिर क्या लिखना है, तो जो 20,000 जो पैसा जमा हुआ है ना, वो नए पार्टनर ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि नया पार्टनर जस्ट अभी आ रहा है। ये जो बिजनेस में जो कुछ भी माल पानी वो किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है। इसलिए ये जो 20,000 है, इस 20,000 को हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशियो के हिसाब से, जो हमें क्वेश्चन में लिख के दिया है। नहीं तो बच्चे लोग क्या करते, 20,000 लिख के दिए तो सब में 20,000 20,000 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो ऐसी गलती मत करना। तो रेशियो क्या लिख के दिया है, तो रेशियो हमें लिख के दिए 3:2 लिख के दिए, बराबर। अब रेशियो को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो क्या करने का, ये दोनों रेशियो को पहले ऐड करने का। तो 3 और 2 कितना होता है, 5। तो ये पहला रेशियो हो जाएगा 3/5 और दूसरा हो जाएगा 2/5। तो बिजनेस में जनरल रिजर्व में 20,000 जमा हुआ है, इंटू 3/5 करेंगे तो पहला वाला आंसर आ जाएगा। फिर 20,000 इंटू 2/5 करेंगे तो दूसरा वाला आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सामने सामने कभी डिवाइड नहीं होता है, ऊपर नीचे डिवाइड होता है। तो आपको देखना है 5 के टेबल में, 5 का टेबल में कितनी बार रीड करोगे, 20 आएगा, तो 4 टाइम। तो 5 4 जा 20, बराबर। अब यहाँ पे 4 बचा, अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 12, और ये जो 3 जीरो बचा है, 3 जीरो यहाँ पे मैंने चिपका कर दिया। तो इसका मतलब ये हो कि पहले पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा, 12,000 रुपए। अब उसी तरह दूसरे का भी सेम ऐसे ही करना है, 5 4 जा 20 एंड 4 2 जा 8, और ये 3 जीरो जो है यहाँ पे मैंने चिपका दिया, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होगा कि पहले पार्टनर को 12,000 मिलेगा और दूसरे पार्टनर को 8,000 मिलेगा। अब कुछ लोगों को ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करने नहीं आता है, तो फिर जैसे हम लोग बचपन में जो डिवाइड करते थे वैसा करेंगे। तो क्या करने का, 5 लिखने का, फिर ऐसा 20,000 अंदर लिख लेने का। अब इसको सॉल्व करने का, अब 5 के टेबल में 2 तो नहीं आता है, तो एक डिजिट नहीं ले सकते, तो अपन को 2 डिजिट लेना पड़ेगा। तो 5 का टेबल में कितनी बार रीड करोगे, 20 आएगा। तो 5 का टेबल जब मैं 4 टाइम रीड करूंगा तो 20 आएगा। तो 5 4 जा 20 होता है, इसलिए 4 हम लोग ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब माइनस करेंगे तो पीछे से, तो 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0। बस अब नीचे ऊपर जो 3 जीरो बचा हुआ है, वही 3 जीरो नीचे ले लेने का और वही 3 जीरो ऊपर चिपका देने का। तो इसका आंसर आ जाएगा 4,000। बस फिर मैंने क्या किया, 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12,000 आया। फिर यहाँ पे 4,000 को 2 से मल्टीप्लाई तो 8,000। तो बारी बारी से दोनों को नए पार्टनर को आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, याद रखना। जो मैंने आपको 3 नाम बताया था, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप लोग याद रखो, एडमिशन में 2 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिटायरमेंट में 3 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिजोल्यूशन में भी सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान देना कि पहले से कितने पार्टनर है। पहले अगर 2 पार्टनर है तो 2 को मिलेगा, पहले अगर 3 पार्टनर है तो 3 को मिलेगा। तो वो आपको क्वेश्चन से पढ़ के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसके बाद हम लोग एसेट्स में आते हैं, असेट साइड में। तो असेट में सबसे पहला हमें क्या लिख के दिया है, कैशड बैंक। तो कैशड बैंक कितना है, 12,000। तो इसका वैल्यू किधर आएगा, कैश बैंक में आएगा। बात तो सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कौन से साइड में रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो उसका वैल्यू आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। क्यों, क्योंकि एसेट्स का मतलब क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट असेट्स में जो कुछ भी लिख के दिया रहेगा वो आपको हमेशा कौन सी साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डेबिट साइड। इसलिए जब भी उसके अकाउंट में जाएंगे और उसका पैसा रिकॉर्ड करेंगे तो आपको हमेशा वेलकम करना है, किससे, बीडी से वेलकम करना है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस बीडी। यहाँ पे मैंने क्रेडिट में रिकॉर्ड किया था इसलिए बाई लिखा था, जब मैं यहाँ पे डेबिट में लिखूंगा तो टू करके लिखूंगा और उसका जो वैल्यू वो रिकॉर्ड कर लूंगा। तो उसका वैल्यू कितना लिख के दिया है, 12,000। तो मैं यहाँ पे 12,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ये संडे डेटर, तो संडे डेटर कहाँ पे जाएगा, असेट्स में। ठीक है,
तो क्या संडे डेटर के बारे में कुछ नीचे लिख के दिया हुआ था? हाँ, लिख के दिया था, जिस वजह से मैंने इसके ऊपर डॉट मारा था। और जिसके ऊपर डॉट मारेंगे वो हमेशा कहाँ पे आएगा? इनर कॉलम में आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है? 24,000। तो मैं यहाँ पे 24,000 लिखूँ और एक से दो जगह छोड़ दूँ। फिर उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, सेम लैंड एंड बिल्डिंग, उसके ऊपर भी कुछ नीचे लिख के दिया हुआ था, इसलिए इसका भी वैल्यू अंदर आएगा, कितना? 50,000। फिर इसके लिए भी एक से दो जगह छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हमें स्टॉक लिख के दिया है, स्टॉक के बारे में भी नीचे कुछ लिख के दिया था, इसलिए हमने इसके ऊपर डॉट मारा, तो ये भी मेरे कॉलम में आएगा 16,000। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में भी कुछ लिख के दिया था नीचे, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में हाँ लिख के दिया था, इसीलिए इनर कॉलम में 20,000 आ गया। फिर उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सर, तो फर्नीचर और फिक्सर के बारे में भी कुछ लिख के दिया था, फर्नीचर और फिक्सर कितना? 8,000, तो यहाँ पे 8,000। बस, तो जिसके बारे में जो जो बोला गया था उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको रिकॉर्ड कर दिया बस। तो इस तरह हमने अपने बैलेंस शीट को पोस्ट किया, मतलब लायबिलिटी का कौन सा आइटम कहाँ कहाँ पे जाएगा, असेट्स का आइटम कहाँ कहाँ पे जाएगा, उसके हिसाब से मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब हम लोग पहला एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। पहला एडजस्टमेंट में क्या लिख के दिया? तो हमें पहला एडजस्टमेंट लिख के दिया है कि ही शाल पे ₹16,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। ही का मतलब होता है नया पार्टनर, तो नया पार्टनर बिजनेस में 16,000 का गुडविल लेके आ रहा है, एंड 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शाल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो एक काम करते हैं, 50% के पहले की जो स्टोरी उसको पहले खत्म करते हैं, और 50% के बाद की जो स्टोरी है उसका दूसरा खत्म करेंगे। मतलब बोलेगा मतलब यहाँ पे कि एक ही ट्रांजेक्शन में दो स्टोरी है। मतलब नया पार्टनर बिजनेस में 16,000 का गुडविल लाया, तो आपको पहले गुडविल वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। फिर नया पार्टनर बिजनेस के अंदर 50,000 का 50% ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ करके लेके जा रहे, तो उसकी आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो पहले उसने जो पैसा लाया पहले उसकी एंट्री पास करते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस में जब एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता है तो उसकी एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे? तो आपको सिंपल क्या सोचना है कि बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, तो बिजनेस के अंदर अगर पैसा आएगा तो इसलिए मैं क्या करूंगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा। और ये पैसा किसकी वजह से है? गुडविल की वजह से, इसलिए टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा एक रूल है कि पार्टनरशिप बिजनेस में जब एक नया पार्टनर आता है तो जो गुडविल का पैसा लेके आता है ना, वही गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके लेते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स आपस में कितना डिस्ट्रीब्यूट करके लिया है, क्या किया, वो क्वेश्चन में आपको कभी भी नहीं लिख के दिया रहेगा। तो आपको हमेशा 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 खुद से ये वाले ट्रांजेक्शन के लिए आपको दूसरी एंट्री पास करनी पड़ेगी। जैसे बोलते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री, तो यहाँ पे राइट वन गेट वन फ्री, मतलब एक लिखा तो आपको दूसरा वापस लिखना पड़ेगा। तो दूसरा क्या है, उसने जो गुडविल है उसकी एंट्री पास किया, फिर गुडविल का जो पैसा है ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे, इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स का नाम आएगा, ओल्ड पार्टनर्स में नहीं लिखना, ओल्ड पार्टनर्स का नाम। तो ओल्ड पार्टनर्स दो है, इसलिए दो बार टू टू आएगा। तो पहले पार्टनर का नाम था ML&Do, तो इसलिए ML&Do कैपिटल अकाउंट। फिर दूसरा था समीर, इसलिए समीर कैपिटल अकाउंट। बस ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इनका वैल्यू लिखूंगा। तो उसने 16,000 का गुडविल है, तो पहले ये लिख देते हैं यहाँ पे। तो 16,000, 16,000 डेबिट और क्रेडिट में सेम वैल्यू है, 16, 16। फिर यहाँ पे लिखा गुडविल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे भी पहले 16 आएगा। अब ये 16,000 रुपीज जो है, अब 16,000 का डिस्ट्रीब्यूशन अब इन दोनों में करेंगे अपन। तो इसमें रूल है, गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सैक्रिफाइस रेशियो में होता है, और क्वेश्चन में क्या रहता है कि जो आपका ओल्ड रेशियो रहता है ना, वही आपका सैक्रिफाइस रेशियो होता है। अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिख के दिया है तो जरा चेक करो क्वेश्चन। आपने तो क्वेश्चन रीड ही किया, हमने क्वेश्चन रीड ही किया है, तो जरा देखो कहीं पे भी आपको ऐसा लिख के दिया है कि नया पार्टनर बिजनेस के, सॉरी, क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिख के दिया है हमें कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना क्या है करके। सिर्फ ओल्ड रेशियो तो लिख के दिया है, लेकिन न्यू रेशियो लिख के दिया है क्या? नहीं लिख के दिया। तो जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं लिख के दिया रहेगा, आपका ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइस रेशियो होगा, आपका ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइस रेशियो होगा। तो वही सेम। अब क्या करूंगा, ये 16,000 का जो प्रसाद है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, वही सेम रेशियो को यूज करना है।
बस आपको टेबल अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपका टेबल अच्छी तरह से नहीं आएगा तो वही थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर बचपन में जैसा करते थे वही सॉल्व करना पड़ेगा। तो वही वापस, तो 16,000 इंटू 3/5, तो पहले वाले का आंसर आएगा। फिर 16,000 इंटू 2/5 करेंगे तो सेकंड वाले का आंसर आएगा। अब देखो, पहले मैं डायरेक्ट करके आपको बताता हूँ डायरेक्ट कैसे किया जाता है। अब सामने सामने तो डिवाइड नहीं होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, 16,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 48,000 आएगा। फिर 48,000 को 5 से डिवाइड करो तो भी आप लोग इसको कर सकते हो। चलो आपको इस बार ये वे में करके दिखाता हूँ। तो 16,000 इंटू 3 करूंगा, क्योंकि 16 3 जा 48 होता है, तो 48,000 डिवाइड बाय 5 होगी। ठीक है, अब मुझे 48,000 मतलब 5 को 48 से डिवाइड करना है। तो 5 का टेबल में कितनी बार रीड करो कि 48 आएगा। तो 5 के टेबल में 48 तो आता नहीं है, उससे कम नंबर देंगे। तो 5 9 जा 45 होता है और 5 10 जा 50 होता है। 50 ज़्यादा हो गया, तो 5 9 जा 45 करेंगे। तो इसका मतलब 5 को 9 से डिवाइड करूंगा, 48 से डिवाइड करूंगा तो 9 आएगा। तो समझो कि 48 में से मैंने 45 खा गया। 48 में से मैंने 45 खा गया, तो बचा कितना? 3 बचा ना, यहाँ पे 3 बचेगा। 48 में से 45 मैंने खा गया तो 3 बचा, तो 3 और 0 कितना होता है? 30। तो 5 का टेबल में कितनी बार ऐड करोगी? 30 आएगा, तो 5 6 जा 30। और ये जो 2 0 बचा मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझा? नहीं समझा? ऐसा डायरेक्ट अगर आपको आता रहेगा तो आप कर सकते हो, नहीं आता है तो आपको जैसे हम लोग बचपन में करते थे वैसा कर सकते हैं। तो वापस एक बार आपको बताता हूँ तो कैसे करना है। ये वाला 5 लिखा, 48,000 ऐसा लिखा। अब 5 का टेबल में 9 टाइम रीड करूंगा तो 45 आएगा, तो 45 यहाँ पे लिखा। तो 8 में से 5 गया 3, 4 में से 4 गया 0, बराबर। अब 5 के टेबल में 3 तो नहीं आता है, इसलिए मैं ऊपर से जो एक 0 बचा है उसको नीचे ले लूंगा। अब 5 का टेबल में कितने बार रीड करूँगी? 30 आएगा। तो 5 का टेबल जब मैं 6 टाइम रीड करूंगा तो 30 आएगा। तो 0 से 0 गया, 0 से 0। अब ऊपर जो 2 0 बचा उसको नीचे ले लिया, वही 2 0 फिर आपको ऊपर लिख देना आंसर डायरेक्ट। तो आंसर क्या आएगा? 9,600। तो वही सेम, तो इसको इससे डिवाइड कर 9,600 है। अब 9,600 पहले पार्टनर को मिलेगा। बरोबर। अब इसका नंबर, अब जैसे इसको भी वैसे ही करना है, ठीक है वैसे ही करते हैं। तो 16 2 जा 32 होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 32,000। तो 32,000 डिवाइड बाय 5, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करूंगा फिर 5। अब पहले आपको डायरेक्ट बता दो कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो 5 का टेबल में कितनी बार रीड करूँगी? 32 आएगा। तो 5 का टेबल अगर मैं रीड करूंगा तो 32 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है। तो 5 का टेबल जब मैं 6 टाइम रीड करूंगा तो 30 आएगा। तो 5 6 जा 30। तो 5 6 जा 30 हुआ। तो 32 में से मैंने 30 खा गया, तो बचा कितना? 2 बचा, तो ये 20 हो गया। तो 5 4 जा, तो इसका मतलब 6,400। ये मतलब 5 4 जा 20 किया, ये जो 2 0 बचा ऊपर लिख दिया, तो इसका आंसर आएगा 6,400। जैसे भी आप लोग बचपन में करते वैसा एक बार करके दिखाता हूँ। तो 5 लिखा और यहाँ पे 32,000 लिखा। अब इसको डिवाइड करना है, तो 5 6 जा 30 होता है। तो 2 में से 0 गया, 2 आएगा। 3 में से 3 गया, 0, एक 0 नीचे लिया। तो 5 4 जा 20, तो ये तो 0 0। अब ये जो 2 0 बचा, ये 2 0 यहाँ पे लिखा, वही 2 0 यहाँ पे लिखा। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों को नहीं आता। तो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे लोगों को देखा है कि जिनको छोटी छोटी चीज कैलकुलेट करने नहीं आती है। तो बस आप 2 से लेके 10 तक का टेबल अच्छी तरह से रीड कर लेंगे, ईजी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू आया है वो वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9,600 मिलेगा, और सेकंड पार्टनर को कितना मिलेगा? 6,400। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट इंटरव्यू पास की। फर्स्ट वो जो लिखा है ना, जो नया पार्टनर है बिजनेस में पहले एडजस्टमेंट में, कि उसने 16,000 का गुडविल आया, तो वो गुडविल वाली मैंने एंट्री पास की। ठीक है, चलो अभी इसी का लेजर पोस्टिंग कर देता हूँ, फिर क्या, फिर पूरा खिचड़ी हो जाएगा। अब लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? तो देखो, तो कैशबैक मैंने कहाँ पे लिखा है? डेबिट में लिखा है। इसमें आपको क्या करना है? कैशबैक के डेबिट में जाना है एंड सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करना है। कैशबैक के डेबिट में जाऊंगा,
कैश बैंक के डेबिट में जाऊंगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूंगा। सामने वाला कौन है? गुडविल। इसलिए आ जाएगा यहाँ पे टू गुडविल 16,000। मतलब हम लोग अपने खाते में अपना नाम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम लोग को हमेशा सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करना है। सामने वाले से मैंने कितना पैसा लिया, मैंने इसको कितना पैसा दिया। तो हमेशा अपन अपने खाते में अपना नाम नहीं लिख सकते। तो ये हो गया कैश बैंक का। अब उसी तरह गुडविल का, तो गुडविल अपन को नीचे लिख के दिया है। नीचे का मतलब होता है क्रेडिट में लिख के दिया है। अगर आपको ऐसा नहीं समझता तो जिसके आगे टू का टैग रहता है ना, तो समझो वो क्रेडिट हो गया। जिसके सामने टू का टैग रहेगा वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसलिए आप लोग क्या करेंगे? गुडविल के क्रेडिट में जाएंगे। ये देखो, गुडविल का डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ। तो गुडविल की क्रेडिट में जाऊंगा और सामने वाले का नाम, तो सामने वाला है कैश बैंक अकाउंट, तो कैश बैंक अकाउंट लिखा 16,000। ऐसा। तो मेरा बोलने वाला है कि जब भी आप लोग डेबिट में जाओगे, जब भी आप लोग डेबिट के बारे में सोचोगे तो आपको हमेशा क्रेडिट वाले का नाम लिखना है। और जब आप लोग क्रेडिट के बारे में सोचोगे तो आपको हमेशा डेबिट वाले का नाम लिखना है। बस ये चीज आपको याद रखनी है, और याद रहेगी भी, कुछ है नहीं। मतलब जिनको ये समझेगा ना, इस पर थू याद रखना। पहले स्टार्टिंग में तो नहीं समझेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड सेट हो जाएगा ऐसा। लेकिन ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं आया तो फिर अकाउंट सीख के कुछ मतलब ही नहीं। ठीक है, चलो। अब दूसरा। अब दूसरा देखो, यहाँ पे गुडविल अकाउंट किधर लिखा है? डेबिट में। तो आपको क्या करना है? गुडविल अकाउंट के डेबिट में जाने का है और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करना है। तो सामने तो सर दो नाम है, तो दोनों का नाम आएगा, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने 2 है या 20 है या 200 है। जितने भी नाम रहेंगे उन सबके नाम आ जाए। तो इसलिए गुडविल के डेबिट में जाऊंगा और टू लिखूंगा, टू ए कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, मतलब एमएलएन कैपिटल अकाउंट। और दूसरा समीर कैपिटल अकाउंट। तो इसका पैसा था 9,600 और इसका था 6,400। ठीक है, तो ये डेबिट का टर्म हो गया। अब क्रेडिट का टर्म आएगा। तो जिसके आगे टू का टैग रहता है तो वो क्या होता है? तो जिसके आगे टू का टैग रहता है वो क्रेडिट होता है। और एमएल और बिजनेस के कौन है? पार्टनर है। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाऊंगा। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाऊंगा और उसके सामने वाले का नाम, तो सामने वाला कौन है? गुडविल। तो इसलिए यहाँ पे आएगा बाय गुडविल अकाउंट। और एमएल का जो वैल्यू 9,600 यहाँ पे लिखा, 6,400 लिखा, उधर टेस्ट कर। हो गया। तो इस तरह मैंने पहले ट्रांजेक्शन की एंट्री पास की और उसका लेजर पोस्टिंग कर दिया। मतलब जब भी पार्टनरशिप बिजनेस में एक नया पार्टनर आएगा, गुडविल का पैसा लेके आएगा, तो आपको राइट वन गेट वन वाली फ्री एंट्री लिखनी है। ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते उसने क्या किया। फिर उसमें क्या लिखा है कि 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शाल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो गुडविल का 50% पैसा विड्रॉ करके लेके जा रहे ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो गुडविल विड्रॉन वाली एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो गुडविल विड्रॉन वाली एंट्री क्या है? किसी को याद है? सर हम लोग तो गजनी के भाई बहन लोग, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। कल क्या खाया था वो याद नहीं रहता तो एंट्री कैसे याद रहेगा? ठीक है, तो गुडविल विड्रॉन वाली एंट्री है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ये एंट्री डेबिट की हुआ, क्रेडिट की हुआ, तो मैंने पास लेक्चर में मैंने वो वीडियो बनाया इंपॉर्टेंट जनरलिटीज वाला, तो चेकआउट कर लेना, आपको समझ में आ जाए। तो अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ। तो ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर कौन है? एमएल और समीर, तो दोनों का नाम है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एमएल कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर आएगा समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है? 16,000 का 50% निकालना है। 50%, तो 60,000 का 50% कैसे निकालते? तो वैसे ही 60,000 इंटू 50/100। तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, तो 16 फाइजा 80 और ये 2 जीरो बचा, तो 8,000। अब 8,000 में कहाँ पे लिखो? तो जो सिंगल है ना उसके सामने 8,000 लिखो। ये देखो, ये तो मिंगल है, डेबिट में 2 है और क्रेडिट में 1 है, तो यहाँ पे 8,000 लिख देते हैं। मतलब पार्टनर्स लोग ने बिजनेस में से 8,000 रुपये विड्रॉ करके लेके जाए। अब उसमें से एमएल ने कितना विड्रॉ किया, इसने कितना विड्रॉ किया, इसके लिए अपन को ओल्ड रेशियो फॉलो करना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो में वापस बांटना है। ठीक है, तो वापस बांट देते हैं। बस यही थोड़ा सा हेडेक होता है। हेडेक मतलब अगर आपका कैलकुलेशन बहुत स्पीड है तो आपके लिए तो कुछ भी नहीं,
बट जिन लोगों को नहीं आता है उनको, उनके लिए मैं इतने स्लो मोशन में बता रहा हूँ इसे, ताकि उनको भी करना आ जाए। तो वापस बता देता हूँ। तो 3:2 है, तो 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा, तो ये 3/5 हो जाएगा और ये 2/5 हो जाएगा। अब उनको 8,000 को डिवाइड करना है, तो 8,000 इंटू 3/5, तो फर्स्ट वाला आंसर आएगा। फिर 8,000 इंटू 2/5 करूंगा तो दूसरा वाला आंसर होगा। तो कैसे करेंगे, तो 5 1 5, 8 में से मैंने 5 खा गया तो बचा कितना, 3। अब ये हो गया 30, क्योंकि अब ये दो नंबर कंसिडर कर। तो 5 का टेबल में कितनी बार रीड करूँ कि 30 आएगा, 6 टाइम, 5 6 30। अब ये 2 0 बचे यहाँ पे, देन 16 3 4,800। फिर इसको भी सेम वैसे ही डिवाइड करूंगा तो वही सेम ही आने वाला है, 1,600। इसको डिवाइड करूंगा 3,200। सर ऐसे तो डायरेक्ट हम लोग को आता नहीं है। ठीक है चलो, तुम लोग के हिसाब से अभी ये समझो, ऐसा लिखता हूँ, 8,000 इंटू 3/5। तो क्या करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 24,000 डिवाइड बाय 5, बराबर। अब उसको डिवाइड कर दो, तो जैसे बचपन में करते थे, 5 24 लिखा। तो 5 का टेबल में कितनी बार रीड करो कि 24 आए। तो 5 के टेबल में तो 24 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है, तो 5 4 20। 5 4 20। तो 4 में से 0 गया 4, 2 में से 2 गया 0। अब 5 के टेबल में 4 तो नहीं आता, इसलिए हम लोग को एक नंबर नीचे नीचे लेना पड़ेगा। तो 5 8 40, तो 0 0, मतलब 0 में से 0 गया 0, 4 में से 4 गया 0। अब ये जो 2 0 बचा है उसको नीचे लिखा, वही 2 0 ऊपर लिखा। तो आंसर आएगा 4,000। तो जैसा मैंने ये वाला किया है वैसे आप लोग दूसरा वाला कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सीधा इसको रिकॉर्ड करता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 4,800, 3,200, टोटल मिला के 8,000। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो डेबिट में देखो, डेबिट में एमएलएनडू है और समीर है, तो ये दोनों बिजनेस के कौन है, पार्टनर्स है। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएंगे और उसके सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करेंगे। तो सामने वाला कौन है, कैश बैंक। इसलिए डेबिट में जाके मैं लिखूंगा टू कैश बैंक अकाउंट। तो एमएलएनडू में लिखूंगा 4,800 और यहाँ पे आएगा 3,200। इसका तो कुछ भी नहीं, इसलिए डैश कर। तो डेबिट वाला पार्ट अपना हो गया। अब क्रेडिट वाला, तो जिसके आगे 2 का टैग रहता है मतलब वो क्रेडिट होता है, इसलिए कैश बैंक के क्रेडिट में, तो कैश बैंक के क्रेडिट में जाऊंगा और सामने वाले का नाम लिखूंगा। सर सामने तो दोनों है, तो दोनों का नाम आएगा। तो बाय ए कैपिटल अकाउंट, बाय एस कैपिटल अकाउंट। ए मतलब एमएलएनडू, एस मतलब सब। तो 4,800, 3,200, बस। इस तरह मैंने, मतलब 8,000 होना चाहिए, तो दोनों का अलग अलग लिखा है, इसलिए उनका अलग अलग वैल्यू रिकॉर्ड करें। तो इस तरह हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट को सॉल्व किया, जिसमें क्या लिख के दिया कि 16,000 का उसने गुडविल लाया, तो गुडविल वाली एंट्री पास करेंगे। और उसने 50% उसने गुडविल विड्रॉ किया, तो विड्रॉ वाली एंट्री पास करेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट क्या लिख के दिया है कि ही शाल हैव ब्रिंग ₹20,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। ही का मतलब होता है परेश। परेश नाम का जो पार्टनर है वो बिजनेस में ₹20,000 का कैपिटल लिख के आ रहा है। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे कैपिटल वाली एंट्री पास करने पड़ेंगे। तो क्या मैंने तुम लोग को कैपिटल वाली एंट्री लिख के दी है, हाँ लिख के दी, बस वो वाली एंट्री यहाँ पे पास करनी है। तो कैपिटल की एंट्री क्या है, जब कोई बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा तो बिजनेस में पैसा आएगा, इसलिए एंट्री पास करेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर का नाम क्या है, परेश, इसलिए आ जाएगा परेश कैपिटल अकाउंट। कितना लाया उसने, 20,000 लाया, 20,000 यहाँ पे लिख। बस अब इसका क्या करना है, लेजर पोस्टिंग करना है सेम। तो मैं क्या करूंगा, कैश बैंक कहाँ पे लिखा है, डेबिट में लिखा है, इसलिए कैश बैंक के डेबिट में जाऊंगा और सामने वाले का नाम लिखूंगा। सामने का मतलब होता है अपोजिट नेम रिकॉर्ड करेंगे।
तो अपोजिट नेम जो भी रहेगा वो लिख देंगे। तो अपोजिट नेम क्या है? परेश। तो आ जाएगा टू परेश कैपिटल अकाउंट। कितना? 20,000। ये हो गया कैश बैंक का। अब उसके बाद नीचे वाला जो जिसके आगे टू का टैग रहता है मतलब वो क्रेडिट होता है, और परेश बिजनेस का पार्टनर है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाने का। पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में गया, और सामने वाले का नाम, तो सामने वाला कौन है? कैश बैंक, इसलिए लिखेंगे बाय बाय कैश बैंक अकाउंट। और सीधा परेश के कॉलम में जाके मैं लिख दूंगा 20,000। हो गया। तो इस तरह हमने दूसरी एंट्री को पोस्ट कर दी। अब बाकी उसके बाद जो एडजस्टमेंट लिखे थे बहुत, वो बहुत ईजी। ठीक है, चलिए। अब थर्ड वाले में जो लिख के थे वो तो जस्ट इंफॉर्मेशन था, डायलॉग बाजी था। लिखा है कि फॉर द पर्पज ऑफ परेश एडमिशन इट वाज एग्रीड दैट, ऐसे सब लिख के दिया है। अब सीधा ए बी सी डी पे आ जाओ। तो ए में सबसे पहला लिख के दिया है कि लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹60,000। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 60,000 हो गया है। तो पहले कितना था? तो देखो, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू पहले 50,000 था, अब 60,000 हो गया। तो कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ? 10,000 वैल्यू इंक्रीज हुआ। तो जब किसी असेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। इसलिए यहाँ पे प्लस कर देंगे एप्रिसिएशन करके, 10,000 लिखेंगे, और इज इक्वल टू 60,000 यहाँ पे है। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं मालूम है, कि वहां पे जो वैल्यू लिख के दे रहे हैं 60,000, तो वो 60,000 यहाँ पे लिख देते हैं, और दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं, और इस तरह उनका आंसर गलत हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल गलती मत करना। कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ और कितना वैल्यू डिक्रीज हुआ, उसी का डिफरेंस आपको वहां पे रिकॉर्ड करना। ठीक है। अब इसका सेकंड इफेक्ट देना है, मतलब हर एडजस्टमेंट का आपको दो इफेक्ट देना है। तो एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट देने के लिए आपको एक लॉजिक मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा, रिवैल्यूएशन के लिए, कि अगर एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद अगर आपको खुशी मिलती है, खुशी का मतलब होता है अगर आपको प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट को आपको हमेशा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। अगर एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद अगर आपको दुख होता है, दुख मतलब अगर आपको लॉस होता है, तो आपको उसको रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करना है। बस इस लॉजिक के ऊपर पूरा काम है। अब देखो यहाँ पे असेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि असेट्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो बोलो ये मेरे लिए खुशी की बात है, दुख की बात है? तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। खुशी मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब रिवोल्यूशन क्रेडिट, तो इसलिए आपको रिवोल्यूशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं रिवोल्यूशन के क्रेडिट में जाके लिख दूंगा बाय बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। तो इस तरह हमने पहला एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया। पहला मतलब ABCD में जो लिख के दिया था। तो अब उसके बाद बी में देखो क्या लिख के दिया है, द प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट ₹16,000। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 16,000 हो गया। ओके, तो पहले कितना था वो चेक करो। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू पहले था 20,000, अब कितना हो गया? 16,000। तो वैल्यू कम हो गया। तो जब किसी असेट्स का वैल्यू कम होता है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसलिए इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, और लिखेंगे डेप्रिसिएशन। और कितना? 4,000, और ये आ जाएगा 16,000। मतलब कितना कम हुआ उतना आपको रिकॉर्ड करना। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं, गलती मालूम है, 20,000 लिखा है और आपको यहाँ पे कितना लिख के थे? 16,000। तो सीधा इस 20 में से 16 माइनस करते हैं, जो आएगा उसका वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। तो वो गलती नहीं करना है आपको। मतलब जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा वैल्यू लिख के दिया रहेगा, तो आपको कंपैरिजन करना है कि पहले कितना था अभी कितना हुआ। तो जो डिफरेंस रहेगा उस डिफरेंस को आपको यहाँ पे इन कॉलम में लिखना, फिर प्लस माइनस करके आपको बाहर लेना। ठीक है, चलो अब इसका दूसरा इफेक्ट देना है। अगर मेरे असेट्स का वैल्यू कम होगा तो ये मेरे लिए दुख की बात है। अगर दुख होगा तो मेरे लिए लॉस है। तो लॉस कहाँ पे आएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो मैं क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाऊंगा और टू लिखूंगा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 4,000। मतलब आपने कितना माइनस किया, आपने कितना प्लस किया,
वही वैल्यू आपको इसके अंदर रिकॉर्ड करना। बच्चे लोग क्या करते हैं मालूम, ये 16,000 वैल्यू लिख देते हैं। आपने कितना माइनस किया, 4,000, तो वो 4,000 जो डिफरेंस वैल्यू है वही आपको रिवोल्यूशन अकाउंट में या फिर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना, ना कि 16,000। अगर 16,000 लिख देंगे वहीं पे आपका आंसर गलत होगा और फिर टैली नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट लिख के दिए थे स्टॉक वैल्यूड एट ₹20,000। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी स्टॉक का वैल्यू 20,000 हो गया है। ओके, तो पहले स्टॉक का वैल्यू कितना था, तो देखो, तो पहले स्टॉक का वैल्यू 16,000 था, तो अभी 20,000 हो गया, तो वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो जब असेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन, इसलिए इसमें प्लस करेंगे। एप्रिसिएशन बढ़ गया ना वैल्यू, इसलिए प्लस करेंगे। तो 4,000, नहीं तो तुम लोग 20,000 इसके अंदर प्लस कर देंगे, तो 20,000 जो आंसर आएगा वो आपको बाहर लिखना है। गलती मत करना, आपको उधर 20,000 लिख के नहीं, यहाँ पे भी 20,000 लिखेंगे तो उसका वैल्यू 36,000 हो जाएगा और उधर ही आपका आंसर गलत होगा। तो कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ और कितना वैल्यू डिक्रीज हुआ, वही आपको डिफरेंस वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चलो अब इसका ऑन सेकंड इफेक्ट सोचना है कि अगर स्टॉक का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। खुशी का मतलब होता है प्रॉफिट, खुशी हुआ प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट किधर आएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो आपको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाके लिख देने का है बाय स्टॉक अकाउंट, कितना 4,000, मतलब कितना इंक्रीज होगा, ना कि ये 20,000 लिखना। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें लिख के दिया है कि फर्नीचर एंड फिक्चर एट ₹4,000। फर्नीचर एंड फिक्चर एट ₹4,000 का मतलब होता है कि अभी फर्नीचर फिक्चर का वैल्यू 4,000 हो गया है। ओके, तो पहले कितना था, तो फर्नीचर फिक्चर का वैल्यू 8,000 था, अभी 4,000 हो गया है, तो वैल्यू कम हो गया। तो जब असेट्स का वैल्यू कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है, तो माइनस डेप्रिसिएशन 4,000। माइनस करिए, मैं यहाँ पे लिखूँ, स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ऑन द स्पॉट आपका सेकंड इफेक्ट सोचना है कि मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है। अगर मेरे लिए असेट्स का वैल्यू कम होगा तो ये मेरे लिए दुख है, दुख मतलब लॉस। लॉस किधर आएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाऊंगा और लिखूंगा फर्नीचर एंड फिक्चर, फिक्चर अकाउंट, कितना 4,000। ओके, चलो लास्ट एंड फाइनल। लास्ट एंड फाइनल में लिख के देखिए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर। प्रोविजन का मतलब है सोचना, क्या मैं सोच रहा हूँ, कितना सोच रहा हूँ, 5% सोच रहा हूँ, किसके ऊपर, डेटर के ऊपर। टू बी मेड फॉर अ डाउटफुल डेट्स, मतलब मुझे डेटर के ऊपर डाउट है कि मुझे मेरा 5% पैसा मिलने वाला नहीं, डाउट है। तो ठीक है, तो इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं। तो 24,000 का मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 4% निकालना पड़ेगा। तो 24,000 इंटू 5%, तो 5/100। तो जो काट सकते काट दो, तो यहाँ से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। अब 5 4 जा 20, टू कैरी किया, 5 2 4, सॉरी 5 0 जा 0 हुआ, 5 4 जा 20, सॉरी 2 इधर आएगा, 5 4 जा 20 और फिर 2 कैरी किया, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, तो 1,200 आएगा। तो मुझे डेटर के ऊपर डाउट है कि मुझे मेरा पैसा मिलने वाला नहीं है, तो मेरा पैसा कम हो जाएगा, इसलिए उसमें से माइनस करेंगे। तो लिखेंगे माइनस आर मेरी दीदी। कौन मेरी दीदी है, आर मेरी दीदी है। तो ये आ जाएगा 22,800। आरडीडी का मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब जब भी आप लोग को डेटर में से कुछ भी माइनस करना रहेगा, या तो फर्दर बैड डेट्स या तो आरडीडी, लेकिन ज्यादातर एडमिशन ऑफ पार्टनर में न्यू आरडीडी करके आया, मतलब जस्ट आप लोग माइनस आरडीडी करके लिख दो, बस आपका काम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो आपके असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, अभी आपको सेकंड इफेक्ट देने का है। तो अभी आपके असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, अगर आपके असेट्स का वैल्यू कम होगा तो आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, ऑफकोर्स आपके लिए लॉस है। लॉस होगा तो किधर आएगा, रिवोल्यूशन के डेबिट में। तो टू डेटर करके भी लिख सकते हैं, टू आरडीडी करके भी लिख सकते हैं, तो मैं आरडीडी लिखता हूँ, टू आरडीडी अकाउंट। कितना माइनस का वो लिखना है, 1,200, नहीं तो गलती आप लोग क्या कर देंगे, 22,800 लिख देंगे। तो बाहर माइनस कर किया हुआ वैल्यू रहता है वो नहीं रिकॉर्ड करना, आपने कितना माइनस किया कितना प्लस किया वो वैल्यू रिकॉर्ड करना, बस हो गया। तो इस तरह मैंने सारे एडजस्टमेंट को सॉल्व कर लिया। कुछ नहीं, बस आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी एडजस्टमेंट लिख के दिया रहेगा उसको हमेशा आपको 2 इफेक्ट देने हैं और उसको 2 टाइम आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अकाउंट क्लोज करने की बात है तो बहुत लेंदी, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपको
लास्ट एक सम जब मैं सिखाऊंगा तो इसमें आपको बता दूंगा, बट आपको मोटा मोटा यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो पहले कौन सा क्लोज करना है, फिर कौन सा क्लोज करना है। तो सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे, उसका जो डिफरेंस आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। पार्टनर्स कैपिटल का जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे बैलेंस शीट में फीड होगा, जो यहाँ पे हमने नाम लिख के छोड़ा ना, लेकिन वैल्यू नहीं लिखा। तो इसको क्लोज करने का जो उसका डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा। फिर ये मोटू को पहले क्लोज नहीं करना है, पहले ये दो छोटू को क्लोज करना है। फिर कैश बैंक को क्लोज करेंगे, उसका जो डिफरेंस आएगा वो असेट्स में आएगा। गुडविल अपने आप टैली हो जाता है, मतलब टैली का मतलब होता है कि दोनों के दोनों टोटल सेम आ जाते हैं। अगर बाई चांस अगर डिफरेंस आया तो वो असेट्स में आएगा, मतलब कैश का भी जो डिफरेंस है वो असेट्स में आएगा, गुडविल का भी जो डिफरेंस है वो असेट्स में आएगा। कभी कभी कैश का डिफरेंस लाइबिलिटी में भी आ सकता है, बट वो बहुत रेयर चांस है। बट ज्यादातर आपको याद रखना है कि इसका जो डिफरेंस है वो इधर आएगा। इसको क्लोज करेंगे, इसका जो डिफरेंस आएगा इधर आएगा, लेकिन जनरली टैली हो जाता है। यहाँ पे दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये 16,000 हो गया, ये 16,000, बस। तो इस तरह हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर के सम को सॉल्व करें। अभी समझाते समय तो बहुत टाइम लगेगा, एक बार अगर आपको आ जाएगा तो 20 से 25 मिनट में आपका ये सम सॉल्व होगा, उससे कम टाइम में भी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझा। थैंक यू।